हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटड़ा क्लासेस। आज के इस वीडियो में अपन जीएसटी के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4-5 टॉपिक उनको मैं पढ़ूंगा, उनके बारे में मैं आज आपको समझाऊंगा। और आपको आज इंपॉर्टेंट बात सीखने को भी मिलेगी। कोई अनरजिस्टर्ड डीलर है मान लो, तो वो क्या अपना गुड सेल कर सकता है? अगर वो गुड सेल करता है तो क्या वो टैक्स वसूल कर सकता है आगे डीलर से? तो क्या अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्स ले सकता है, गवर्नमेंट को टैक्स दे सकता है? इसके बारे में भी अपन विस्तार से जानेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, ये मैंने ऊपर जो टॉपिक लिखे हैं सारे टॉपिक आज अपन पढ़ेंगे, एक एक को समझेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, एग्जाम में पूछने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, और जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो भी आपके टॉपिक काम आएंगे। तो सबसे पहले मैंने टॉपिक लिखा बच्चों ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ खाता यानी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता क्या है। मैंने आप सभी को बताया था कि जीएसटी का काम पूरा ऑनलाइन है। जीएसटी की वेबसाइट के माध्यम से अपन टैक्स पे करते हैं, सारा का सिस्टम ऑनलाइन चलता है। यहाँ तक कि आपको अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन होता है। जीएसटी में सारा काम ऑनलाइन होता है। तो होता क्या है कि जब आप टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, तो आपको क्या है कि टैक्स पे करने के लिए आपको या तो अपने अकाउंट से ऑनलाइन पे करना पड़ेगा, तो आपने बैंक अकाउंट से ऑनलाइन पे करो, क्रेडिट कार्ड से पे करो, या आरटीजीएस करो, एनईएफटी करो, तो वो थोड़ा लंबी प्रोसेस हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक वॉलेट बना दिया, मतलब जीएसटी की वेबसाइट पे हर जितने भी डीलर हैं उनके सबके वॉलेट बने हुए हैं। उस वॉलेट में पैसा जमा करा दो आप कहीं से भी। कैसे करोगे? वही एनईएफटी से, आरटीजीएस से करा सकते हो, नेट बैंकिंग से, कैसे भी करके उसमें पैसा जमा करा दो। और उसके बाद जितना भी टैक्स आपका बनता है, तो टैक्स जब आप पे करेंगे तो पैसा आपके उस अकाउंट से कट जाएगा, यानी उस वॉलेट से कट जाएगा। उस इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट को ही कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, यानी इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ खाता, जो आपके अपडेटेड रहता है, जीएसटी की वेबसाइट पर अपडेट रहता है। आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप उसमें पैसा जमा कराओगे उसमें इंक्लूड हो जाएगा, माइनस आपसे सेल वगैरह करोगे या अपने टैक्स पे करोगे तो वहाँ से माइनस हो जाएगा। तो सीधा सीधा अगर मैं आपको समझाऊँ तो आपने पेटीएम वगैरह देखा होगा, पेटीएम का वॉलेट आपने देखा होगा। तो पेटीएम के वॉलेट में आप क्या करते हो, अपने मेन बैंक अकाउंट से पेटीएम के वॉलेट में पैसा ट्रांसफर कर देते हो, और फिर उसके बाद जितना ही परचेज सेल करना, जो भी रिचार्ज वगैरह करना, वो वॉलेट से कर सकते हो। उसी प्रकार अगर आपको टैक्स पे करना है तो टैक्स पे करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो गवर्नमेंट का है, जीएसटी की वेबसाइट पे है, एक तरह का वॉलेट है। उसमें आपको पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा, एनईएफटी, आरटीजीएस या नेट बैंकिंग से इसमें ट्रांसफर कर दीजिए। अब आप टैक्स पे करना है तो टैक्स पे इस अकाउंट के माध्यम से कर सकते हैं। टैक्स पे करना हो, मान लो इंटरेस्ट पे करना हो, आपके ऊपर मान लीजिए पेनल्टी लगी तो पेनल्टी का पैसा गवर्नमेंट को देना हो, तो आसानी से आपके इस अकाउंट से कट जाएगा और आराम से गवर्नमेंट के खाते में जमा हो जाएगा। तो ये है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, एक वॉलेट है जिसमें आप पैसा जमा कराएंगे, सारा काम इलेक्ट्रॉनिक रूप से करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक लेते हैं बच्चों की, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या है। देखिए, अब मैंने सभी को आपको बताया था कि इनपुट टैक्स आपको मिलता है। इनपुट टैक्स क्या होता है? जब अपन गुड्स को परचेज करते हैं तब जितना टैक्स देते हैं, अपन व्यापारी, अपना काम है गुड्स खरीदना बेचना, सीधी सी बात है। तो जब अपन गुड्स परचेज करते हैं तब अपन जो टैक्स देते हैं वही इनपुट टैक्स कहलाता है। और उस इनपुट टैक्स को जब अपन बिल अपलोड करते हैं अपने, तो वो इनपुट टैक्स क्या होता है, एक अकाउंट में जाके जमा हो जाता है। जितना भी इनपुट टैक्स अपन ने, जितना भी गुड्स खरीदा उस पर से जो जो टैक्स दिया ना अपन ने, वो सारा एक अकाउंट में जाके जमा हो जाता है। उस अकाउंट को ही बोला जाता है इनपुट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बोला जाता है। यानी इनपुट टैक्स जमा जहाँ पर होता है, जिस अकाउंट में जमा होता है जीएसटी की वेबसाइट पर, उस अकाउंट को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। आईटीसी के लिए ये काम आता है। जब आप आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस करेंगे तो इनपुट टैक्स यहाँ से अपने आप माइनस हो जाएगा। तो इनपुट टैक्स को जमा कर जिस खाते में किया जाता है उस खाते को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, सीधी सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे का टॉपिक आ रहा है आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है। देखो, ई कॉमर्स को शॉर्ट में कहा जाता है। ई कॉमर्स का मतलब ऐसे समझते हैं, ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस करना, मतलब अपना लेन देन करना, अपना गुड्स परचेज सेल करना। जब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपन अपना गुड्स परचेज और सेल करते हैं, यानी इंटरनेट के माध्यम से अपना गुड्स अपन सेल करते हैं, तो इसे कहा जाता है ई कॉमर्स। ठीक है, ऑनलाइन जितने भी आप गुड्स आप आज खरीदते हो अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, तो ये कहलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को चलाने वाले, ई कॉमर्स बिजनेस को चलाने वाले ऑपरेटर को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। जो आपके अमेजोन और फ्लिपकार्ट वगैरह है, इनको कहा जाता है ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, तो ये परिभाषा डेफिनेशन मैंने पहले भी आपको बताई थी, लेकिन फिर भी मैंने आज आपको और बताया है। देखिए, एक बात और ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को जो है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है, चाहे उसका टर्नओवर कितना भी हो। ठीक है, टर्नओवर का लिमिट से कम है तो भी उनको कराना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। और कंपोजिशन स्कीम को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर नहीं अपना सकते हैं। ठीक है, ये दो बातें जो ध्यान रखिएगा। मैंने जब आपको कंपोजिशन स्कीम पढ़ाई थी तब भी मैंने बताया था। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब होता है
इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को चलाने वाले, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जो है, ये कंपनियां बड़ी बड़ी जो ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, इनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला टर्म्स आता है इनपुट सेवा वितरक यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। देखिए ध्यान समझिएगा इनको, क्योंकि जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे वहाँ आएगा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को कितने इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करनी बताइए। तो अपन तो पहले यही नहीं जानते इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, तो प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वह व्यक्ति होता है, वह बड़ी कंपनी होती है जो अपनी ब्रांचेज में अपनी इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब आप कहेंगे सर ये तो समझ में नहीं आया बात क्या है, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए अपनी बहुत बड़ी कंपनी है, तो अपन गुड्स को एक साथ परचेज करते हैं, अपना हेड ऑफिस है वहाँ परचेज करते हैं, और अपन ब्रांचेज के माध्यम से अपना गुड्स सेल करते हैं। अपन भी सेल करते हैं, लेकिन अपनी ब्रांचेज भी सेल करती है, अलग अलग जगह अपनी ब्रांचें अपन ने रख रखी है। तो जब आपने गुड्स परचेज किया तो इनपुट टैक्स तो आपके पास आ गया ना, क्योंकि गुड्स तो आपने परचेज किया। अब आप सेल किसके माध्यम से कर रहे हो, अपनी ब्रांचेज के माध्यम से। तो आउटपुट कौन कर रहा है, ब्रांचेज कर रही हो। इनपुट किसने किया, मेन हेड ऑफिस ने। तो वो मेन हेड ऑफिस जो है, वो हेड ऑफिस क्या करेगा, अपनी ब्रांचेज को फिर उस इनपुट टैक्स को बांट देगा कि भाई ये जितना इनपुट टैक्स वो आउटपुट टैक्स है उनके, उतना ही इनपुट टैक्स को वो बांट देगा। तो उसको कहा जाता है, हेड ऑफिस को कहा जाता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। यानी वो हेड ऑफिस अपनी ब्रांचेज में इनपुट टैक्स को बांट देता है, तो उस हेड ऑफिस को ही बोला जाता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, यानी इनपुट सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, क्योंकि वो इनपुट ही करता है, आउटपुट नहीं करता है। आउटपुट कौन करता है, ब्रांचेज करती है, इसलिए ब्रांचेज में वो अपनी इनपुट को बांट देता है। तो ये है आपके इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट लेते हैं, और लास्ट पॉइंट में अपन वो समझेंगे कि क्या अनरजिस्टर्ड डीलर गुड्स सेल करते वक्त टैक्स ले सकता है, ये इसमें अपन समझते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैंने लिखा विपरीत प्रभार यानी रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज क्या होता है, देखिए होता क्या है कि एक अनरजिस्टर्ड डीलर है जो सेलर है। मान लीजिए जो सेलर है जो गुड्स बेच रहा है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, आप हैं, अपन गुड्स परचेज कर रहे हैं किसी से, तो जिससे अपन गुड्स परचेज कर रहे हैं तो वो तो सेलर हो गया, अपन तो खरीदने वाले हो गए। ठीक है, तो अपन जो खरीद रहे हैं उससे गुड्स, तो वो सेलर जो है वो अनरजिस्टर्ड डीलर है। अब उससे अपन गुड्स तो खरीद रहे हैं, पर वो अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो क्या उससे अपन गुड्स परचेज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अनरजिस्टर्ड डीलर अगर वो है तो वो टैक्स फिर आपके ऊपर नहीं लगा पाएगा, फिर टैक्स के लगाए बिना तो गुड्स सेल होगा नहीं। तो फिर कब क्या होगा, अब क्या होगा कि जो सेलर है आपका वो अनरजिस्टर्ड है, तो जो परचेज करने वाला व्यक्ति है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तभी जाके वो अनरजिस्टर्ड डीलर से गुड्स परचेज कर सकता है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो सेलर है वो टैक्स पे नहीं करेगा अपना, और सेलर टैक्स पे नहीं करेगा, और जो परचेजर है जो प्राप्त करता है गुड्स का, वो प्राप्त करता ही टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को। तो इसी को कहा जाता है विपरीत प्रभार यानी रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज के रूप में जो गुड्स को प्राप्त करने वाला व्यक्ति है वही गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। इसको मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए जो व्यक्ति गुड्स को सेल करता है वही अगले आदमी से टैक्स लेता है और गवर्नमेंट को देता है, आप सभी जानते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सेलर हूँ, अब मैंने गुड्स को सेल किया, अपने जो भी सेलर है जो भी परचेजर है उसको सेल किया, और उससे जो टैक्स लिया मैंने बिल में मैंने टैक्स जोड़ दिया और उसको सेल कर दिया, जो भी टैक्स आया वो मैं गवर्नमेंट को जमा कराता हूँ। ऐसे होता है, यानी सेलर ही गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराता है, परचेजर नहीं कराता है। जो खरीदने वाला होता है वो तो टैक्स इसको सेलर को दे देता है और सेलर गवर्नमेंट को जमा कराता है। लेकिन अब सेलर ही क्या है, अनरजिस्टर्ड डीलर है, सेलर ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा। आप क्यों नहीं करवा रखा सर, क्योंकि हो सकता है उसका लिमिट उतनी ज़्यादा नहीं हो टर्नओवर से, जो मैंने लिमिट बताई ना आपको, उस टर्नओवर से ज़्यादा लिमिट नहीं हो तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है ही नहीं, तो उसने कराया ही नहीं। ठीक है, तो उस सेलर ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है, और वो परचेजर जो है खरीदने वाला उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, नहीं करवा रखा है, तो फिर उस कंडीशन में उसको करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो सेलर अब टैक्स नहीं देगा, ठीक है, परचेजर खुद टैक्स देगा, अपना टैक्स जो है वो सेलर को नहीं देगा और वो सीधा गवर्नमेंट को जमा करा देगा। तो इसे कहते हैं रिवर्स चार्ज यानी विपरीत प्रभार। इस कंडीशन में क्या होगा, सेलर अपना टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देता, सेलर का टैक्स जो खरीदने वाला व्यक्ति होता है वो गवर्नमेंट को जमा कराता है। इसको कहते हैं विपरीत प्रभार, रिवर्स चार्ज। और वैसे नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि माल बेचने वाला माल बेच देता है, टैक्स लेके गवर्नमेंट को जमा करा देता है। लेकिन अब माल बेचने वाला यहाँ पे क्या था, अनरजिस्टर्ड डीलर था, इसीलिए वो टैक्स ले नहीं सकता है, इसीलिए जो खरीदने वाला है वो टैक्स अपना खुद गवर्नमेंट को जमा कराएगा। तो इसको कहते हैं विपरीत प्रभार यानी रिवर्स चार्ज। तो बच्चों मैंने सारे टॉपिक्स आपको डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो फिर इस वीडियो को एक दो बार आपको देखना पड़ेगा, धीरे धीरे देखना पड़ेगा, बाकी चीज़ों को समझना पड़ेगा। और कोई विशेष प्रॉब्लम्स हो तो फिर कमेंट्स में लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए